बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज स्टार्ट करना है एक नया टॉपिक, ठीक है जी। और अपने पास हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्या हेडिंग डाल रहे हो? मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। आसान सा टॉपिक है। आइडियली 5 क्लासेस लगनी चाहिए, 4 में भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन आप लोग की प्रोग्रेस देखते हुए मुझे लग रहा है कि 5 क्लासेस जाएंगे इसमें। 6 भी जा सकती है नहीं, लेकिन तुम लोगों की एक अच्छी बात यह है कि जिस बंदे की ओवरहेड के चैप्टर में जितनी अच्छी ग्रिप होगी, यहाँ वो उतना अच्छा जो है वो उसको चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये चीज़। अच्छा जी, बोर्ड में देखिएगा मेरे बच्चों, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो तरीके हैं अपने प्रॉफिट्स को रिपोर्ट करने के। इसको रिपोर्ट करने के, प्रॉफिट्स को रिपोर्ट करने के दो तरीके हैं, दो अकाउंटिंग सिस्टम हैं, ठीक है जी। यानी अभी आप पढ़ने जा रहे हो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब काम हो चुका है और आप उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हो। ब्रेक इवन में क्या हो रहा था? काम होना था, याद आ रहा है? टारगेट कॉस्टिंग में क्या होना था? काम होना था। लर्निंग कर्व में क्या करना था? काम करना था। इतने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो इतने घंटों में बन जाएंगे और ये हो जाएगा और इतना प्रॉफिट आएगा। यहाँ काम हो चुका है और आपने क्या करना है? उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। अच्छा देखिए, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ये कहता है कि कुछ कॉस्ट होती है प्रोडक्शन। कुछ कॉस्ट कौन सी है जी? प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी वो कॉस्ट जो फैक्ट्री में इनकर होती है। और उसमें आमतौर पे क्या आता है सर? आसान भाषा में मटेरियल, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल कह लो, मटेरियल कह लो, फिर डायरेक्ट लेबर, ये हमें पता है कि जी हमारे लिए ये क्या जी, एक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स और फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ऐसा। फिर हमारे पास कुछ कॉस्ट है, कौन सी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक आएगी जी वेरिएबल नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है जी। सेलिंग भी हो सकता है, एडमिन भी हो सकता है, ठीक है जी। फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा। तो हमारे पास टोटल मिला के सारी की सारी कॉस्ट को इन 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। इन 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है जी। और सुनना, ये कौन सी कॉस्ट है? प्रोडक्शन कॉस्ट। हम सबको पता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट जब भी इनकर होती है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है गुड्स प्रोड्यूस करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस करना। और ये जो खर्चे इनकर होते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव गुड्स प्रोड्यूस करना नहीं होता, उसको बेचना होता है या अपनी कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर सही करना होता है या चलाना होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस करना, गुड्स प्रोड्यूस करना। नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव सर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर चलाना और गुड्स को बेचने में हेल्प करना, ठीक है जी। मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दो मसलक है, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी कहते हैं कि जी अल्लाह एक है और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी 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 लास्ट, नो डाउट लास्ट पैगंबर है, ऐसा। इस पे दोनों क्या करते हैं? इत्तफाक करते हैं। और सब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इस पे भी इत्तफाक करते हैं शिया सुन्नी। वो कहते हैं जी इब्लीस शैतान है, शैतान है, ठीक है जी। फलां अबू जहल एक बुरा इंसान है, बुरा इंसान है। लेकिन सर फिर जब शिया सुन्नी में इतना इत्तफाक है कि सब चीज़ों में इत्तफाक है, तो फड्डा किस चीज़ के ऊपर है? फड्डा है सर इस चीज़ के ऊपर। ये कह दी हमारी वॉइस क्लियर, माइक बीच में। अब क्लियर है? ओहो, हाँ जी। तो जी सारी प्रोडक्शन कॉस्ट किस काम आएगी?
प्रोड्यूस करने की गुड्स। सारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट किस काम आएगी? सेल करने के और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को संभालने के। अच्छा अब सुनना, मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या है? मार्जिनल का मतलब क्या होता है? एडिशनल। अच्छा कौन सी कॉस्ट है जो एडिशनल यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ेगी? वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट एडिशनल यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ये कहता है कि हम इन तीन को प्रोडक्शन कॉस्ट मानते हैं, इस चौथे को हम प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं मानते हैं। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्ब करना, एलोकेट करना, याद आ रहा है? ये कहता है हमारी नजर में चारों क्या है? अच्छा अब बताओ जी, मार्जिनल की नजर में डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन, अच्छा फिक्स पे वो कहता है जी होगा प्रोडक्शन कॉस्ट है, लेकिन हम इसको मार्जिनल नहीं मानते, हम इसको इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। हमारी नज़र में प्रोडक्शन की वजह से खर्चा इनकर नहीं हो रहा, ये तो वैसे ही इनकर होता था चाहे यूनिट बने या ना बने। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कह रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये चारों प्रोडक्शन कॉस्ट हैं भाई। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी तो, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी तो प्रोडक्शन के लिए लगाए ना। आपने फैक्ट्री का जो रेंट पे किया है तो प्रोडक्शन के लिए पे किया है ना। अब बताओ ये दो कॉस्ट ये वाली है, इस पे मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन का इत्तफाक है। क्या कहते हैं ये दोनों नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अब बताओ जी 6 में से 5 कॉस्ट पे दोनों जो है वो मसालिक का इत्तफाक है। किस कॉस्ट पे इत्तफाक नहीं है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के ऊपर। किस पे? अच्छा अब सुनना जरा दोस्त, सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक छोटा सा सिनेरियो रख रहा हूँ, बोर्ड पे देखिएगा। मैंने ना एक साल शुरू किया और प्रोडक्शन शुरू की। मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 50 रुपए का। रॉ मटेरियल डेबिट कैश पक्का? कोई मसला है इसके अंदर? ये कौन सा मेथड चल रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, और ये बराबर में क्या चल रहा है? मार्जिन। बोर्ड पे लिखना मेरे प्यारे बच्चों जी। एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? प्रॉफिट रिपोर्ट करने के दो तरीके। प्रॉफिट रिपोर्ट करने के दो तरीके। तो बताओ हमने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, इधर भी एंट्री पास की, इधर भी एंट्री पास की। कोई मसला है इसके अंदर? दोनों सिस्टम्स कह रहे हैं कंपनी ने 50 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। फिर हमने सर मजदूरों को बुलाया, हमने कहा जी प्रोडक्शन करनी है, ये 30 रुपए लो, अभी तुमसे काम करवाते हैं, रुक जाओ। लेबर का खर्चा ये भी क्या करेगा? लेबर कितने का जी? और कैश क्रेडिट कितने से? अच्छा फिर हमने क्या किया? हमने सर वेरिएबल ओवरहेड यानी इलेक्ट्रिसिटी और इसका सारा हिसाब किताब बंदोबस्त किया। इस पे हमारे 20 रुपए का खर्चा आया। कैश क्रेडिट कितने से? 20 रुपए से। इधर वेरिएबल ओवरहेड का खर्चा कितने का? 20 का। कैश क्रेडिट कितने से? 20 से। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। इधर फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने सर दुकान का किराया भी दिया 15 रुपए। ठीक है जी, ये भी मानता है कि हमने क्या किया? दुकान का किराया दिया कितना? 15 रुपए। ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, बात सही है ये? ठीक है जी, गौर सुनते रहना मेरे प्यारे बच्चों। सर इसने कहा कि हमने ये सारा खर्चा करने के बाद गुड्स प्रोड्यूस की। रॉ मटेरियल से क्या बनता है? WIP बनता है। इसने कहा जी मैं अपने WIP में ये वाली कॉस्ट भी डाल रहा हूं, कितने? 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 बताओ हमने कितने रुपए का इन्वेंट्री या WIP क्रिएट किया, प्रोडक्शन की हमने कितने रुपए की? 115 रुपए की। और हमने क्या क्या लगाया इस पे? रॉ मटेरियल कितने का? 50 का। लेबर कितने का? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 20 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने? 15। अब बताओ ये क्या बना है? WIP। काम चल रहा है, मटेरियल पे लेबर भी लगा हुआ है, ओवरहेड भी लगा हुआ है, काम चल रहा है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? फिनिश गुड्स डेबिट कितने से? 115 से। एज्यूम करें सारा WIP खत्म, क्या बन गया? ये फिनिश गुड्स बन गया। पक्का बन गया फिनिश गुड्स। इस फिनिश गुड्स को मैंने साल के एंड पे, गौर से सुनना, कब? साल के एंड पे इसमें से आधे फिनिश गुड्स बेच दिए। आधे के कितने पैसे बनते हैं? आधे के कितने पैसे बनते हैं?
115 डिवाइडेड बाय 2, आधे के कितने पैसे बनते हैं? 57। मैंने ये 80 रुपए में बेचे, एंट्री क्या पास करूंगा मैं? कैश डेबिट कितने से? 80। सेल्स क्रेडिट कितने से? 80। और अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 115 का हाफ कितना? और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से? बताओ, मेरे पास साल का एंड आ गया, साल का एंड आ गया, बताओ मैं कितना प्रॉफिट रिपोर्ट कर रहा हूं? सेल्स कितने से? 80। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? 57.5। कितना प्रॉफिट? जीपी कितना? 22 अच्छा, अब मैंने क्या किया? कमीशन पे किया। क्या किया? कमीशन पे किया 10 रुपए का, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 12। कमीशन की एंट्री क्या पास की? कमीशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 10। और कैश क्रेडिट कितने से? 10। ऐसा है। ये हमने कौन सा मेथड फॉलो किया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड हो, चाहे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड हो, सारे को इन्वेंट्री में डाल देते हैं। इन्वेंट्री का मतलब WIP, और WIP जब कंप्लीट होता है क्या बन जाता है? सारी कॉस्ट किस में आ जाती है? फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स को जब बेचोगे तो सेल्स भी बुक करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बुक करोगे। ऐसा बताओ हमारा प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हो रहा है? 12.5। अच्छा, अब सुनो, यहाँ ये क्या कह रहा है, इसकी बात सुनो। ये कौन सा कॉस्टिंग है? ये क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है WIP मेरे हिसाब से डेबिट, पता है कितने से? रॉ मटेरियल कितने से? 50। लेबर क्रेडिट कितने से? 30। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड कितने से? 20। इसने कहा मेरी नज़र में यह है 100। मैं फिक्स कॉस्ट को WIP में नहीं डालूंगा, WIP में नहीं डालूंगा। क्यों? मेरी नज़र में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से नहीं बढ़ता। तो मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को WIP में, इन्वेंट्री में मत डालो, WIP में मत डालो, फिनिश गुड्स में मत डालो। मार्जिनल क्या कह रहा है? एब्जॉर्प्शन क्या कह रहा है? जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, चाहे वेरिएबल है चाहे फिक्स है, सबको डालो फिनिश गुड्स के अंदर, सबको डालो WIP के अंदर। ऐसा। अब बताओ सर, ये क्या करेगा? फिनिश गुड्स डेबिट कितने से? 100 से। और WIP क्रेडिट कितने से? ऐसा है मेरे बच्चों। अब इसने आधी गुड्स यानी 50 रुपए की गुड्स उठा के क्या की? बेच दी। तो इसने अपने पास, अच्छा अब सुनो, इसकी अभी भी बुक्स के अंदर ना ये 15 रुपए कहाँ गए ये भी तक अकाउंट फॉर नहीं हुए। ठीक है जी, ये हमने WIP में नहीं डाले। अब इससे क्या किया जी? आधी गुड्स बेच दी। आधी गुड्स बेची तो इसने एंट्री क्या पास की? कैश डेबिट कितने से? 50। कैश डेबिट कितने से? 80 रुपए से। सेल्स क्रेडिट कितने से? अब बताओ, इसने आधी गुड्स बेची है तो क्या करेगा ये? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कितने से? 100 डिवाइडेड बाय 2, आधी कितनी? 50। और फिनिश गुड्स क्रेडिट कितने से? 50 से। बोर्ड पे देखिएगा। अब बताओ, ये बना रहा है अपना P&L, ये कैसे बनाएगा? सेल्स कितने से? 80। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 50। कितना GP? 30। फिर इसको याद आया कि मैंने क्या पे किया है? कमीशन। कमीशन कितने का? तो कमीशन की एंट्री पास करेगा ये, कमीशन एक्सपेंस डेबिट। और कैश क्रेडिट कितने से? अब इसको किसी ने याद दिलाया, वो मन्नू सुपर दुकान का किराया भी तो पे किया, उसका क्या किया? तो वो तो तुमने WIP में डाला नहीं, उसको भी एक्सपेंस के तौर पे काउंट करो। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने? 15। अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितना? इधर हमारा प्रॉफिट कितना है? 5। और यहाँ एक और एंट्री पास होगी, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट कितने से? सॉरी, P&L डेबिट कितने से? 15 से। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो हमने ऊपर क्रिएट किया था। अब बताओ जी, मेरे दोनों मेथड्स में प्रॉफिट कितना रिपोर्ट हो रहा है? एक में 12.5, एक में 5। अच्छा बताओ, इधर फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी बची हुई है? आधे बेच दिए थे तो आधे बचे हुए कितने? इधर फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी बची हुई है? इधर 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 फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी बची हुई है? आधी, 57 अब बताओ, दोनों मेथड्स में डायरेक्ट मटेरियल WIP में जाएगा, डायरेक्ट लेबर WIP में जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड WIP में जाएगा, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक WIP में डलवाएगा, दूसरा नहीं डलवाएगा। ऐसा। दूसरा क्या करेगा? इमीडिएटली P&L फारिग। ऐसा। सर सेलिंग कॉस्ट
दोनों में इमीडिएटली पीएनएल फारिग। अब मुझे बताएं सर, ये वाली कॉस्ट जब इनकर होगी, कौन सी वाली कॉस्ट, इसको आराम से लिखना है हमने। डायरेक्ट मटेरियल, मुझे बताओ सर, एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल। बताओ ये पीएनएल में डायरेक्ट जाएगी या डब्ल्यूआईपी में जाएगी? यहां पर भी ये डायरेक्ट लेबर, ये कहां जाएगी? ये डब्ल्यूआईपी में जाएगी, ये भी डब्ल्यूआईपी में जाएगी। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये भी डब्ल्यूआईपी, ये भी डब्ल्यूआईपी। फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, ये डब्ल्यूआईपी में जाएगा, यहां पर सीधा पीएनएल, सीधा पीएनएल, ऐसा। फिर मुझे बताएं, मेरे पास सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सारे वेरिएबल, फिक्स, एडमिन, सेलिंग, अगड़म दगड़म सारा, ठीक। क्या करेगा सर ये भी पीएनएल, ये भी। अब बताओ फटा किस चीज पे खड़ा है? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड। एक उसको डब्ल्यूआईपी में डलवाता है, एक उसको डब्ल्यूआईपी में नहीं डलवाता। ये बात समझ आती है? अब मेरा क्वेश्चन है, डब्ल्यूआईपी में डालने से फर्क क्या पड़ता है? ना 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 ना, फजूल बात नहीं करनी है, फजूल बात नहीं करनी है। देखो, जो भी कॉस्ट इनकर होती है ना, या तो वो जाती है प्रोडक्ट में, जिसको आप क्या कह रहे हो, डब्ल्यूआईपी, या तो वो जाती है किसमें, पीएनएल में। फिर जब ये प्रोडक्ट बिकता है तो ये कॉस्ट कहां जाती है? पीएनएल में, ऐसा। मुझे बताएं सर, डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स, दोनों की बात कर लो। कुछ कॉस्ट ऐसी है जो आप डालोगे स्टॉक के अंदर, डब्ल्यूआईपी के अंदर, स्टॉक के अंदर, डब्ल्यूआईपी के अंदर, फिर उसको होल्ड करके रखोगे, कब तक? जब तक कि वो बिक नहीं जाता। जब बिकेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम पे कहां चला जाएगा? पीएनएल में चला जाएगा। कुछ कॉस्ट ऐसी है जो जैसे ही इनकर होगी वो कहां चली जाएगी? पीएनएल में। किधर हो? हैं? हो कहां तुम? मेंटली कहां हो? नहीं, क्लास में नहीं हो तुम, कहां हो? जाओ मुंह हाथ धो के जाओ, शाबाश, उठो जाओ। हाँ जी, अब बताएं जी, डायरेक्ट मटेरियल इनकर होगा, कहां जाएगा? डब्ल्यूआईपी में। डायरेक्ट लेबर डब्ल्यूआईपी में। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड डब्ल्यूआईपी। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक उसको डायरेक्ट पीएनएल में डाल देगा, दूसरा उसको, अच्छा, डब्ल्यूआईपी में डालने से होगा क्या? वो पीएनएल में नहीं जाएगा। कब तक नहीं जाएगा? जब तक कि वो बिक नहीं जाता। मुझे बताओ, तुम्हारे पास ये डब्ल्यूआईपी या फिनिश गुड्स के नाम पे इधर कितने पैसे खड़े हैं, इधर कितने खड़े हैं? ये दोनों में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक ने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का पूरा 15 रुपया पीएनएल में डाल दिया और दूसरे ने आधा पीएनएल में डाल दिया, क्योंकि आधा स्टॉक बिक चुका है और आधा कहां मौजूद है? बैलेंस शीट के ऊपर मौजूद है। तो मुझे फिर एक बात बताओ, डायरेक्ट मटेरियल दोनों में डब्ल्यूआईपी यानी प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर दोनों में डब्ल्यूआईपी यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड दोनों में डब्ल्यूआईपी यानी कि प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक में प्रोडक्ट कॉस्ट, एक में पीरियड कॉस्ट। पीरियड का मतलब जिस महीने इनकर हो उसी महीने पीएनएल में डाल दो, जिस महीने इनकर हो। अब बताओ, कॉस्ट कितने टाइप की है? दो टाइप की। पहली टाइप प्रोडक्शन कॉस्ट, जो कि कहां जाएगी? प्रोडक्ट में जाएगी। जब प्रोडक्ट बिकेगा तो पीएनएल में जाएगी। पीरियड कॉस्ट, जो डायरेक्ट पीएनएल में जाएगी। बताओ, डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट कॉस्ट है, पीरियड कॉस्ट? दोनों मसलकों की नजर में प्रोडक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर दोनों मसलों की नजर में मसला क्या है? प्रोडक्ट कॉस्ट। सर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों की नजर प्रोडक्ट कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक प्रोडक्ट कॉस्ट मानता है, एक पीरियड कॉस्ट मानता है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों पीरियड कॉस्ट मानते हैं। अब मुझे बताओ, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन में फर्क क्या है? एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को डब्ल्यूआईपी में डालता है और रखता है उसको डब्ल्यूआईपी में, कब तक? जब तक वह प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। और दूसरा क्या करता है? जैसे ही इनकर होता है इमीडिएटली पीएनएल में डाल देता है। खत्म हो गया टॉपिक। अब हमने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी? ये कॉपी कर लो जी। पे तो सारा मटेरियल भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता ना। देखो,
मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है मैं प्रोडक्ट के अंदर मैं फिक्स कॉस्ट को डालूंगा ही नहीं, मैं OAR कैलकुलेट ही नहीं करूंगा। जब भी फिक्स कॉस्ट आएगी मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्ट पीएनएल में डाल दूंगा। दूसरा मेथड क्या कह रहा है, नहीं, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट का तो OAR निकलना चाहिए, और OAR निकलने के बाद प्रोडक्ट में जाना चाहिए, और वो प्रोडक्ट में खड़ा रहना चाहिए कब तक, जब तक कि वो प्रोडक्ट बिक नहीं जाता। इसलिए देखो जो हमारे पास फिनिश गुड्स बचा हुआ है साल के एंड में, एब्जॉर्प्शन में उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 57.5। ये जो 7.5 रुपए हैं, ये टेक्निकली आधा रेंट है, क्योंकि आपने आधा स्टॉक नहीं बेचा हुआ, तो आधा रेंट अभी इस वक्त फिनिश गुड्स के अंदर मौजूद है। और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, पूरा का पूरा रेंट हमने पीएल में डाल दिया। तो फिक्स कॉस्ट को आपने मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर प्रोडक्ट तक लेके ही नहीं आना, आपने उसको क्या ट्रीट करना है, एज एन एबनॉर्मल एक्सपेंस, कि जब आएगा मैं क्या करूंगा, इसको पीएल में डाल दूंगा। अब एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर पीरियड में यूनिट्स बने बिके नहीं, यूनिट्स बने बिके नहीं, कोई यूनिट नहीं बिका, ठीक है जी, मार्जिनल कॉस्टिंग में जितना फिक्स कॉस्ट पे हुआ है वो पीएल में चला जाएगा। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का सारा फिक्स कॉस्ट कहाँ मौजूद होगा, वो प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होगा, उसका कोई पोर्शन पीएनएल में नहीं जाएगा। ये दो ही मेथड हैं आपने फॉलो करने। अगर आप एब्जॉर्प्शन फॉलो करेंगे, फिक्स कॉस्ट को आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट में डाल के खड़ा रखेंगे, कब तक, जब तक कि वो बिक नहीं जाता। अच्छा, फिर 2 मिनट रुक जाओ, ऑनलाइन वाले 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है जी। पीरियड कॉस्ट हम क्या करेंगे, इमीडिएटली पीएनएल में डाल दें, ठीक है जी। कुछ सवाल है और हम आगे बढ़े? हाँ, कोई मसला नहीं, यही हमने सीखना है कि कुछ जगहों पे कभी एक जगह प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, कभी दूसरे मेथड में प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ वेरिएबल एंड सेलिंग कॉस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है। ट्रीटमेंट ऑफ कमीशन बिल्कुल सेम है। क्या प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही नहीं डालना चाहिए? अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि दोनों में से सही मेथड कौन सा है? मेरा सवाल है, दोनों में से सही मसलक कौन सा है, शिया या सुन्नी? आप सुन्नी से पूछेंगे वो कहेंगे मेरा मसलक सही है, आप शिया से पूछेंगे कहेंगे मेरा मसलक सही है। दोनों के एडवोकेट्स भी हैं और दोनों के क्रिटिक्स भी हैं। दोनों, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ये कहते हैं कि जी हर वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के लिए इनकर हो रही है क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट के पार्ट होना चाहिए, उसको क्यों भाई फिक्स और वेरिएबल से क्या फर्क पड़ता है, खर्चा तो हमने फैक्ट्री का जो रेंट दिया तो प्रोडक्शन के लिए दिया है ना। मार्जिनल वाला क्या कह रहा है, नहीं, जो प्रोडक्शन करने से कॉस्ट बढ़ रही है वही प्रोडक्ट के अंदर जानी चाहिए, जो कॉस्ट वैसे ही मौजूद है उसको प्रोडक्ट के अंदर क्यों डालना है। तो ये दोनों जगह पे व्यू पॉइंट का फर्क है, दोनों सही दोनों गलत नहीं है, ये दोनों अपने अपने लिहाज से एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई एक को फॉलो करता है, कोई दूसरे को फॉलो करता है। हम अकाउंटिंग में किसको फॉलो करते हैं, यानी जो ये तो हम कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं ना मनुष्यों, नहीं मार्जिनल कहीं पर भी फॉलो नहीं होता, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम फॉलो करते हैं, ठीक है जी। यानी जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे आईएएस के हिसाब से, तो वहां क्या फॉलो करोगे, एब्जॉर्प्शन। कॉस्टिंग में क्या फॉलो करोगे, जो एग्जामिनर कहेगा, मार्जिनल या एब्जॉर्प्शन, ऐसा है। एक कॉस्ट का डिफरेंस है, इस पे मेरे ख्याल में एक क्लास से ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इस पे जो जिन्नाती सवाल पूछे तुम्हारे एग्जामिनर ने, तो उस पे हमें लगानी पड़ती है क्लास है। क्या हम आगे बढ़े हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे क्या चाह रहा है भाई, जल्दी जल्दी लिख ले। तला तुम्हारा रजिस्टर का है नया, ये नया पुराना लगा गया, भर गया सर। यही बैलेंस शीट वाला पॉइंट रिपीट कर दें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एफओएच की हाफ कॉस्ट एसओएफवी में है अभी इस वक्त, क्योंकि आधा स्टॉक आपने बेचा है, तो जितना स्टॉक आपने बेचा है उतने के हिसाब से एफओएच पीएनएल में चला गया, जो बाकी बच गया वो बैलेंस शीट पे खड़ा हुआ स्टॉक के नाम पे। मैं एफओएच सुन्नी हूँ और मुझे शिया लड़की पसंद है, तो मैं क्या करूँ? दोनों एक जगह मिलो, जहर खा लो, दोज़ख में साथ रहोगे, ठीक है ना। शादी कर लो, पैगाम भिजवाओ, ख़त्म करो, चक्कर नहीं चलाओ बेटा, हैं
तारिक मसूद साहब से बात करें, नहीं खुद आप उसके लड़की के बाप से बात करो ना, तारिक मसूद से क्या बात करें। हाँ जी, मैं ओमान में था और मेरा आर्टिकल्स का मेरा जो है वो लास्ट ईयर चल रहा था शायद। उधर अरबों में बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। तो हमारे साथ एक वो बैंक का बंदा था, तकरीबन कुछ 3.5-4 महीने मेरे साथ उसने टाइम गुजारा था और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में वो अच्छी पोजीशन पे था। उसने आके मुझे डायरेक्ट बोल दिया कि यार मेरी बेटी आप उससे निकाह कर लें। मैंने कहा नहीं भाई, मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हुई हुई है, अभी जाते ही शादी हो जाएगी। और मुझे अच्छा लगा कि एक लड़की के बाप को ये, हमारे यहाँ कोई बोल दे ना किसी को कि आप मेरी बेटी से शादी कर लें, तो पहले ही क्वेश्चन उठेगा क्यों भाई, रिश्ते नहीं आ रहे हैं क्या? हैं ये घटिया और जो बकवास फरसूदा सिस्टम है ना, ये यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान में ही है, अरबों में ये नहीं है भाई। हैं जी, बड़े हम आगे दोस्त, सब में लॉस आ सकता है, लॉस आ सकता है भाई। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का चक्कर आएगा, अभी रुक जाओ, बड़े हम आगे दोस्त हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई ओपिनियन नहीं बनाओ कि प्रॉफिट वहां ज्यादा होगा या, अभी जब आगे लॉजिक पढ़ लोगे तो फिर समझ आ जाएगा जी। यार यहां देख लो भाई, छोड़ दो, कर लिया। बोर्ड पे देखना दोस्त, जल्दी कर लो यार, 25-25 मिनट लिखने में लेते हो। चलो जी, आओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो, यहां देख लो, सुनो, सब चीजें छोड़ दो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखो, सारी चीजें छोड़ो, बोर्ड पे देखो मेरे प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन बड़ा बेसिक सा आपके सामने सेट कर रहा हूं। एक कंपनी ने डायरेक्ट मटेरियल लगाया है पर यूनिट 50 रुपए का, डायरेक्ट लेबर है से 32 रुपए का, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट है 18 रुपए का, कंपनी के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स बजटेड भी एक्चुअल भी 1.5 लाख रुपए, कितने? 1.5 लाख, बजटेड और एक्चुअल आउटपुट दोनों 10,000 यूनिट्स हैं, ठीक है जी। सर कंपनी की एक्चुअल सेल्स 8,500 यूनिट्स है, यूनिट्स ठीक है जी। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स 12 रुपए पर यूनिट है, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स 57,000 रुपीज है, ठीक है जी। सेलिंग प्राइस एक यूनिट की 200 रुपए। मुझे ये बताओगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में OAR कितना है, कैसे निकलेगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, क्या आ रहा है जी? OAR 15 रुपए। अब बताओ जी, आपने कितने यूनिट को FOH एब्जॉर्ब करवाया? ना 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 ना, एब्जॉर्ब आप कराओगे प्रोड्यूस यूनिट्स को। बताओ कितनी एब्जॉर्प्शन हमने कराई? 10,000 इंटू 15, कितने? 1.5 लाख। एक्चुअल खर्चा कितना है? एक्चुअल खर्चा कितना है इधर लिखा हुआ मनुष्यों? तो ओवर या अंडर अप्लाइड नाम की कोई चीज आई? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। अभी आगे सवालों में आना शुरू हो जाएगी।
नहीं आई। मुझे ये सवाल सामने रखो, मुझे बताओ कंपनी का प्रॉफिट कितने रुपए का है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और कंपनी का कितना प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग में है। आप में से 90% लोग सवाल गलत करेंगे, लेकिन जब एक दफा करने के बाद सीख लोगे तो फिर गलती नहीं करोगे। शाबाश। नहीं 1000 हमने 10,000 हमने प्रोड्यूस किए हैं, बेचे हमने उसमें से 8,500 है, बाकी 1,500 क्लोजिंग स्टॉक है। चेंज तो आएगा लेकिन हाँ कितना रहेगा? 5,63,500 और 5,41। अच्छा बोर्ड पे देखना। अब मुझे एक बात ये बताओ, गौर से सुनना। सबसे पहले एक काम करते हैं, गौर से सुनो। सबसे पहले हम रखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हिसाब किताब। अपने आप से ये पूछो कि हमारे पास सेल्स कितनी है, तो हम कहेंगे जी 8,500 यूनिट हमने बेचे हैं, मल्टीप्लाई बाय 200 कितना। अच्छा जी, अब अपने आप से पूछो एक यूनिट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन के हिसाब से क्या है। आप कहोगे 50, 32, 18 और प्लस 15 कितना हो गया ये 100। तो मैं यहां से लेस कर रहा हूं, गौर से सुनना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताओ आपके पास कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था? नहीं। प्रोडक्शन कितने की हुई? उसको हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बताओ कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किए? 10,000। हर यूनिट की कॉस्ट कितनी है? कितनी है? 50, 32, 18, 15, 115। बताओ कितने रुपए का खर्चा आपने प्रोडक्शन में किया? कितने रुपए का खर्चा प्रोडक्शन में किया? 11,50,000। क्या ये सारे का सारा बेच दिया? क्या ये सारे का सारा बेच दिया? नहीं सर, इसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया। कितना? 1,500। ये कहां से आया 1,500? ये कहां से आया? 1,500 यूनिट बचे हुए, मल्टीप्लाई बाय 115। ये दोनों वैल्यू सेम ही रखना। एक यूनिट 115 रुपए का बना है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एक यूनिट भी कितने का है? 115 बना। कितना आता है? 172। अब बताओ 10,000 यूनिट्स में से 1,500 यूनिट की कॉस्ट निकाल दी। 10,000 यूनिट्स में से 1,500 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल दी, तो कितने बच गए? 8,500 यूनिट्स की कॉस्ट कितनी? मुझे बताओ ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? ये 8,500 यूनिट की। आपने पहले कितने यूनिट्स की कॉस्ट ली? 10 की। उसमें से हटा दिए 1,500 यूनिट्स की कॉस्ट, तो बच गई कितनी? ये सेल्स कितने की? सेल्स कितने यूनिट की है? तो कॉस्ट भी कितनों की होनी चाहिए? 850 की। दोनों बराबर होने चाहिए। सेल्स भी 8,500 यूनिट्स की, तो कॉस्ट भी 8,500 यूनिट्स की। ये कितनों की कॉस्ट थी? इसमें से हटाए कितने? तो कितने यूनिट्स की कॉस्ट रह गई? 8,500। सेल्स भी कितने यूनिट्स की, कॉस्ट भी कितने यूनिट्स की, तो जीपी भी कितने का? 8,500 का। कितना आता है देखो? 722,500। पक्का ऐसा? अब बताओ जी, जिनका आंसर सेम आ रहा है वो लेजेंड है, बिल्कुल लेजेंड है बेटा। ठीक है जी। अब बताएं जी, इसमें से मैं माइनस करूं वेरिएबल। हाँ जी, कितने रुपए एक यूनिट में? आपने बेचे ही कितने? आपने बेचे कितने? 8,500। सेलिंग ओवरहेड यूनिट सोल्ड में लगता है कितना? 1,00,000। और मेरे बच्चों फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स कितने? अब बताओगे कि कितने? 563। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पाए होंगे। पहुँच गए हो? कितने लोग पहुँच गए? मैंने कहा ना ज़्यादातर लोग नहीं पहुँच पाएंगे। दो बातें पूछो। एक्चुअल खर्चा 1.5 लाख हो रहा है, बिल्कुल सही। तो हमने गुड्स को भी कितना चार्ज किया? 1.5 लाख। आपने साथ देखो, एक चीज़ सुनो बेटा, अल्लाह के वास्ते खामोश। देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो 11,50,000 रुपए, इसको कैलकुलेट करने का और कोई तरीका है? मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल है, पता है, एक 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, कितने रुपए का एक यूनिट में मटेरियल लग रहा है? 50। ये कितना हो गया?
5 लाख। डायरेक्ट लेबर कितना? 10,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 32 कितना? 3,20,000। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 18 1,80,000। और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15 ये कितना है? 1,50। सुनना, ये क्या है? इनकर्ड। ये क्या है? इनकर्ड। ये क्या है? ये क्या है? एब्जॉर्ब्ड, रिकवर्ड। लेकिन सर रिकवर तो हम सिर्फ 8,500 यूनिट्स में से कर रहे हैं। नहीं भाई, 1,500 यूनिट अगले साल भी तो बेचोगे, रिकवरी हो जाएगी या नहीं होगी? अब बताओ, तुम 1 यूनिट से कितना पैसा रिकवर कर रहे हो? फिक्स कॉस्ट के नाम पे 1 यूनिट से कितना पैसा रिकवर कर रहे हो? 15 रुपए। कितना यूनिट तुमने प्रोड्यूस किए? 10,000। तो सबसे रिकवरी आ जाएगी ना? कुछ इस साल आ जाएगी, कुछ इस साल आ जाएगी। आएगी तो सही ना भाई। अब बताओ जी, ये मिला लो तो कितने बनते हैं? 11 लाख। ये जो आपने 11,50,000 निकाला है ना, ये ऐसे भी निकाल सकते थे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने क्या किया? OAR निकाला कितने का? 15 रुपए का। और आपने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए सब पे लगा दिया OAR। आपने कहा इंशाल्लाह ताला जब जब ये बिकेंगे तब तब 15-15 रुपए में अपने कस्टमर से रिकवर कर लूंगा। ऐसा। अब बताओ अगर मैं मार्जिनल से निकालने जाऊं तो क्या सीन होगा? मार्जिनल 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 क्या करेंगे हम? सेल्स कितना बाबू ना? 8500। 10,000 नहीं, 10,000 नहीं, चरसियों 200, 17 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें ये आप क्यों ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं जब है ही नहीं? मेरी मर्जी। कॉस्ट ऑफ गुड्स बने, कितने यूनिट बनाए हैं? 10,000। हर यूनिट पे क्या लगाया? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल और फिक्स प्रोडक्शन। नान मट्टी पाओ कितना? 100। कितना आता बेटा ये? 1 मिलियन। इसमें से अब हम हटा रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 1500। 1500 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना? 1.5 लाख। अब बताओ ये जो नेट करोगे तो कितने यूनिट्स की कॉस्ट आ जाएगी? 8.5 लाख। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? 8,500 यूनिट्स की। ऊपर सेल्स कितने यूनिट्स की है? तो बताओ नेट करेंगे तो जीपी आ जाएगा 8,500 यूनिट का कितना बेटा? ऐसा। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो फिगर सेम क्यों आ रही है। ऊपर मैंने 200 रुपये की सेलिंग प्राइस ले ली, इस वजह से इसे कोई टेंशन नहीं है इसमें। ठीक है जी। अब बताएं इसमें से क्या क्या माइनस करूं? अब इधर से 3 चीजें अभी तक माइनस होना बाकी है। कौन कौन सी? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स और फिक्स सेलिंग ओवरहेड। 3 बाकी है। तो हम यहां से पहले माइनस कर रहे हैं वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा, ये ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, पता है ये क्या है? ये ग्रॉस कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्योंकि हमने तो फिक्स कॉस्ट माइनस ही नहीं की ना अभी तक। सेल्स में से क्या माइनस किया हमने? वेरिएबल कॉस्ट। खाली वेरिएबल कॉस्ट पे क्या है ये? CM है। अब बताएं एक और वेरिएबल कॉस्ट भी है, कितने की? कितने यूनिट्स? 8,500 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना? अब बताओ ये नेट करो तो क्या बचेगा? मैं कहूंगा जी नेट CM कितना? अब भी इसमें से 2 कॉस्ट माइनस होना बाकी है। कौन कौन सी? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स और जी बोलो 1.5 लाख और 50 क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 541,000। ये किसका प्रॉफिट है? मार्जिनल का। ऊपर एब्जॉर्प्शन का कितना था? एब्जॉर्प्शन का कितना था? 563, 500। मार्जिनल का कितना है? 5 लाख। मेरा सवाल है ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? क्योंकि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पूरा पूरा P&L में चार्ज हो गया मार्जिनल में, जबकि वहां पूरा पूरा चार्ज नहीं हुआ।
कितने यूनिट्स पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगा हुआ था और आपने उनको बेचा नहीं? इसका मतलब है 1500 यूनिट्स पर 15 के हिसाब से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगा हुआ था, हमने उनको अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं उतारा, तो बताओ कितने रुपए बनते हैं? 22,500 रुपए। ये 22,500 रुपए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट को, अच्छा फिर बताओ क्या मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरा 1.5 लाख पीएनएल में डाल दिया? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या किया सर? 1.5 लाख में से हमने पर यूनिट निकाल लिया था 15, जितने बेचे वो तो पीएनएल में चला गया। 150 यूनिट, सॉरी 1500 यूनिट्स का जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो अभी तक पीएनएल में अगर चला जाता तो प्रॉफिट सेम आ जाता, ऐसा। तो बाइंदा के बाद क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो लोडिंग हुई होगी वो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट का डिफरेंस का बायस बनेगी, ऐसा। अब बताओ जी दोनों प्रॉफिट्स में डिफरेंस क्या है? सर एक जगह पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पूरा पीएनएल में डाल दिया हमने, और दूसरी जगह हमने उसको 10,000 यूनिट पे स्प्रेड किया, 8,500 का पीएनएल में डाल दिया, 1500 यूनिट्स का अभी तक पीएनएल में। अगर वो 1500 यूनिट्स का फिक्स्ड ओवरहेड भी पीएनएल में चला जाए तो प्रॉफिट क्या हो जाए? सेम आ जाए, ऐसा। ये बात समझ आती है? ये बात भेजे में बैठती है? तो अपेरेंटली क्या लग रहा है, कौन सा प्रॉफिट ज्यादा होगा? अभी तक तो ये लग रहा है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पूरा फिक्स कॉस्ट पीएनएल में नहीं जाता, एक पोर्शन हम क्लोजिंग स्टॉक में रोक के रखते हैं। मार्जिनल में क्या होता है? पूरा पीएनएल में चला जाता है, ऐसा है। अब आप इसको कॉपी कर लें। मैं एक से एक बच्चे का यहाँ जवाब दूँ, काफ़ी टाइम से वो पूछे जा रहा है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को माइनस क्यों किया? खर्चा है तो माइनस नहीं करूँगा। मीन्स फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन पे लेंगे इंस्टेड ऑफ सोल्ड यूनिट्स, बिल्कुल सही। सर अगर फिक्स सेलिंग ओवरहेड बजटेड दिया हो, देखो फिक्स सेलिंग ओवरहेड का हम OAR सिर्फ प्राइसिंग के लिए निकालते हैं। फिक्स सेलिंग ओवरहेड का OAR अभी क्या कर रहे हैं मनुष्यों? अकाउंटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो अब एक ही चीज का OAR निकलेगा, किसका? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग का OAR, जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, शिया भी कह रहे हैं इसको कहां डाल दो? पीएनएल में डाल दो। सुन्नी भी क्या कह रहे हैं? पीएनएल में डाल दो, ऐसा। ये बात समझ आती है? शिया भी कह रहे हैं मार्जिनल वाले, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले सुन्नी भी क्या कह रहे हैं? पीएनएल में डाल दो, ठीक है जी। शिया कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, ठीक कह रहे हैं। तेरा मतलब निकल रहा होगा ना उधर से, आरामखोर। सर रिकनसाइल इम्पैक्ट अगेन बता दें, पहले कॉपी कर लो फिर बता देना। हाँ एब्जॉर्प्शन में बोलो बोलो। देखो मैं एक चीज़ अभी आपको क्लियर बता देता हूँ, इस मेथड में, इस टॉपिक में अगर आपने मेरे फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट पे काम किया तो नंबर कटेंगे आपके, ठीक है जी। अब मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे फॉर्मेट को, मैंने पहले बताया था कि एक टॉपिक ऐसा आएगा जहाँ मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं फिर अभी बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करना है, नहीं तो आप नंबर लूज करोगे, ठीक है। अभी आपने ब्रेक इवन में जो करना था कर लिया। यहाँ पर नंबर आधे नंबर नंबर्स के हैं, आधे नंबर जो है फॉर्मेट्स के हैं, ठीक है जी। तो आपने इसी तरह से इसको करना है। ये समझ आ गया बेटा? तो अब यहाँ पर मस्ती नहीं करने का, ठीक है जी। अली 2 मिनट रुक जाओ बेटा, इसका जवाब आ रहा है, आगे रुक जाओ। आए जरा एक और सवाल देखें। ऐसी क्लास पे मैं लानत भेजता हूँ जहाँ मज़ा आना शुरू हो तो क्लास ख़त्म हो जाए, है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मौलाना साहब इंतज़ार कर रहे हैं, जुमे की बात करें मनुष्य, नमाज पढ़ानी है, तो नमाज पढ़ानी है। मौलाना तला अंजुम है, तुम्हारा नाम रख दे। अच्छा यार, कल कोई 100 बंदों को मारा गया।
बस से उतार के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों का खून किसके सर जाएगा, किसके हाथ जाएगा, पता नहीं। मुल्क चल रहा है, क्या चल रहा है यार ये। हमारे यहाँ एक बच्ची थी, उससे बेचारी ने पहली अटैम्प्ट में ना कैफ पास किया, फाइनल में चली गई, बड़ी अच्छी बच्ची थी। फाइनल में उस बच्ची ने पहली अटैम्प्ट में पास कर लिया। तो उसकी वालदा आई हमारे पास, तो उसकी वालदा जब क्वालिफाई हो गई तो यहाँ आई, उसने फर्गसन्स में थी। उसने कही मेरी एक ही बेटी है और इसका बाप नहीं है, और मैं जॉब करती हूँ तो ये बेचारी पली है। और उस बच्ची का बाप एक डॉक्टर था, और यही जो शिया किलिंग हुई थी ना, इसमें उसका इंतकाल हुआ था। उस बच्ची ने पूरी ज़िंदगी कैसी गुजारी, उसकी माँ ने कैसी गुजारी, इस सब का हिसाब उस बेगैरत इंसान को देना पड़ेगा या उन लोगों को देना पड़ेगा जिसने काम करवाया था। यार शिया सुन्नी बाद में आता है यार, इंसान है लोग यार, क्या हो गया है। अल्लाह ताला यार हमें एटलीस्ट पढ़े लिखे लोगों को ये तौफीक दे कि ये मसलकबाजी की बेसिस पे जो है वो हम एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ यारियाँ और रिश्तेदारियाँ ये नहीं करें, ठीक है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, जिस तरह आप लोग क्लास में बैठते हैं, ठीक है, दिलों में नफरत ही नहीं पैदा करो एक दूसरे के लिए यार, ठीक है ना। बहुत अरसा वो, मैं उस बच्ची को कभी, मुझे आज भी फेसबुक पे उसकी कोई तस्वीर नज़र आती है, मैं कहता हूँ यार गुजर गई इस पर, गुजर गई इस पर, लेकिन बेचारी पे क्या गुजरी होगी। छोटी एक औरत की एक बच्ची, शौहर नहीं, बेटी बेटा भी नहीं, यानी उस कुत्ते के बच्चे ने उस बंदे को नहीं शहीद किया, खाली उसकी पूरी नस्ल को ख़राब किया उसने। वो स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें, अल्लाह ताला हमें बचाया यार। माँ बाप बेचारे जो है वो बच्चे पाल के बड़े करते हैं और ये हराम की पैदावार आती है और मार के चले जाते हैं, ठीक है जी। ये चाहे मोबाइल छीनने वाले हों, चाहे मसलकबाजी की बेसिस पे हो, कोई भी हो, ठीक है जी। अल्लाह ताला यार इस मुल्क को जो है वो अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, इसके लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और भाई सुबह रोज़ निकलते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करो, ठीक है जी। और बस हम यहीं तक रखते हैं, और सुबह जब निकला करो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकला करो, लेकिन जब वापस जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ने के साथ साथ कॉस्टिंग का काम भी पढ़ा करो, ठीक है जी। थैंक यू जी। मैं ड्राइव पे अपलोड कर देता हूँ। वो भी डाल देता हूँ। वो भी डाल देता हूँ। कल भाई हमारी क्लास होगी, कल हमारी लंबी क्लास होगी 2 घंटे की, ठीक है जी। 2 सवा 2 घंटे की क्लास होगी, तो छुट्टी नहीं करना भाई, ठीक है। और कल की क्लास में मैं मार्जिनल एब्जॉर्प्शन को ठिकाने लगा दूंगा, सिर्फ उसके बाद 2-2.5 घंटे मुझे चाहिए होंगे प्रैक्टिस करवाने के लिए, लेकिन हम कल की क्लास में छुट्टी नहीं करना, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप जुम्मे का खुतबा देंगे नहीं भाई, मैं बात पीछे बैठ के सुनता हूँ। हैं आज वैसे हमारी क्लास थी कौन सी, नंबर कौन सा था? 41